दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वतंत्र भारत एजुकेशन हब फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स के चैनल पर। तो अभी तक हम राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक जो है पूरा कर चुके हैं। भारत की आज़ादी हो चुकी है 1947 में और संविधान भी लागू हो चुका है। अब हमारा जो है इतिहास एक तरह से कंप्लीट हो गया बस, लेकिन भारत में जो गवर्नर जनरल तथा वायसराय हैं उनके बारे में जो है अभी हमारी बात नहीं हुई है। तो आज जो है हम भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय को जो है कंप्लीट करके इतिहास का जो है मध्यकालीन और आधुनिक तथा प्राचीन, ये तीनों हमारा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पॉलिटी शुरू करेंगे और जब पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा तब एनसीईआरटी को जो लेके 6 से लेकर 12 तक की वो भी जो है इसी तरह से कंप्लीट करवाई जाएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में। तो पहले गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 या 60 से 1757 से 60 तक और जो है 1765 से 67 तक जो है रहे हैं। तो इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है रॉबर्ट क्लाइव के? तो 1757 का प्लासी का युद्ध, फिर बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उपदीवान नियुक्त, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा शितब राय तथा उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ की नियुक्ति की इन्होंने। फिर बंगाल में द्वैत शासक का रॉबर्ट क्लाइव को जनक भी कहा जाता है। श्वेत विद्रोह जो है रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। और फिर सलावत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दी गई और क्लाइव ने सेना के तीनों केंद्रों की स्थापना की, इलाहाबाद, मुंगेर व बांकीपुर पश्चिम बंगाल में। ठीक, अब आ जाते हैं वेंसिटार्ट, जो 1760 से 64 तक रहा। तो इसके समय में बक्सर का युद्ध हुआ जो 1764 में। फिर कर्टियर जो है 1769 से 72 तक, ये बंगाल में अकाल पड़ा इसके समय में 1770 में। फिर वारेन हेस्टिंग्स, तो ये 1772 से 74 तक, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था ये। बंगाल में द्वैत शासन को इसने समाप्त किया और 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। अब इसी के बाद से जो है बंगाल के गवर्नर जनरल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये अंतिम था गवर्नर। तो वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1781 का अधिनियम, इसके तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी, इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई। 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। ये सब वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल की बातें हैं। 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालबाई की संधि, 1780 से 84 का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध व मंगलौर की संधि। फिर 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। फिर 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। फिर चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद। फिर राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित। फिर इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया गया। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद करवाया गया। देशी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई गई और 1775 में आसफुद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि हुई। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड बर्ग द्वारा उसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया, परंतु 1795 में इसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अब इसके बाद आ जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है कार्यकाल रहा है 1786 से 1793 और फिर 1805। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल की जो है घटनाएं क्या क्या हैं? तो जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में सौंप दिए गए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790-92 तथा श्रीरंगपट्टम की संधि जो 1792 में हुई, तो ये इसी के कार्यकाल में हुआ। कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण 1793 में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। न्यायिक विभाग का राजस्व विभाग से पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया। 1790 से 92 में भारतीय न्यायाधीशों से नियुक्त जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर
4 सर्किट कोर्ट यानी कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना की स्थापना की गई। बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 में लागू की गई। भारत में नागरिक सेवा का जनक यानी प्रशासन का यूरोपीकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की गईं। पुलिस व्यवस्था के जनक भी कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि जो है भारत में गाजीपुर में स्थित है, इसकी लॉर्ड कॉर्नवालिस की। फिर सर जॉन शोर जो 1793 से 1798 तक, तो 1793 का चार्टर्ड अधिनियम इसी के समय में आया। हस्तक्षेप की नीति अपनाई, देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई, लेकिन अपवाद स्वरूप अवध के उत्तराधिकार विषय पर हस्तक्षेप किया। निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई 1795 में। फिर लॉर्ड वेलेजली जो 1798 से 1805, यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, जो लॉर्ड वेलेजली था। तो इसके समय की क्या क्या घटनाएं हैं, तो सहायक संधि की नींव 1798 प्रारंभ हुई। सबसे पहले 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया, वो इसी के काल में हुआ। मैसूर 1799, तंजौर 1799 तथा अवध 1801 का प्रशासन अपने हाथों में, 1801 में इन सब तीनों का प्रशासन इसने अपने हाथ में ले लिया। बसीन की संधि हुई 1802 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 5 के बीच में। 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पहली घटना मानी जाती है। इसके अंतर्गत अब संपादक, मुद्रक व स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था और सभी प्रकार के तत्वों, प्रकाशक सामग्री को सरकार के पास प्री सेंसरशिप हेतु भेजना होता था। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और आक्टरलोनी लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट बना। 1802 में एमिन्स की संधि के तहत पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को दे दी गई। अब कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई और सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु की थी, किंतु 1802 में इसको बंद कर हेलबरी में ही प्रशिक्षण दिया गया। अब सर जॉर्ज बारलो जो 1805 से 1807 तक रहा, इसके समय में रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का ये समर्थक था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में इसी के समय हुआ। फिर लॉर्ड मिंटो प्रथम जो 1807 से 1813 तक, तो रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि जो है इसी के काल में हुई, अप्रैल 1809 में। फिर संधि के साथ शाश्वत मित्रता की संधि की इसने, सिंध के साथ जो है शाश्वत मित्रता की संधि की। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से 1823 तक रहा, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 तक रहा तथा सुगौली की संधि जो 1816 में हुई। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय। अब जो है सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। 1818 में ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ ने राजपूत रियासतों के साथ संधि की। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा की। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 लागू मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा किया गया। 1822 में हाल्ट मैकेजी द्वारा पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई। ये सब लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की बातें हैं। और 1822 का टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ है बंगाल में। फिर लॉर्ड एमहर्स्ट, ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 तथा यान्दबू की संधि 1826 जो है लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुई है। 1823 से 1828 तक रहा। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1828 से 1833 तक रहा, तो सती प्रथा पर इसने रोक लगाई 1829 में। ठगी प्रथा का अंत 1830 में किया। कर्नल स्लीमन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया था। अच्छा, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत 1833 के चार्टर्ड एक्ट की धारा 87 के तहत योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार कर लिया गया। फिर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद किया व न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर देशी भाषाओं को अपनाया गया। अब भारत के गवर्नर जनरल,
तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1833 से 1835 तक, तो इसके कार्यकाल में जो है 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अच्छा, अफीम के व्यापार को नियमित किया और अब यह केवल बंबई से ही निर्यात की जा सकती थी। आगरा प्रेसिडेंसी का 1834 में निर्माण किया। विधि आयोग का गठन किया गया। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई। कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का जो है विलय कर लिया गया। अब लॉर्ड मेटकाफ 1835 से 1836, तो ये भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसे कहा जाता है। अब लॉर्ड ऑकलैंड, ये 1836 से 1842 तक, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है इसी के समय में हुआ, जो 1839 से 42 में हुआ था। फिर भारत में शिक्षा एवं पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का विकास भी जो है लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में हुआ। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया, वो भी लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में। और 1838 में ऑकलैंड रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा के साथ त्रिपक्षीय संधि की। अब लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844, तो ओल्ड मैन इन हरी जो है उपनाम सिंध का विलय 1843 में। भारत में दास प्रथा का अंत जो है इसी के समय में हुआ 1843 के अधिनियम 5 द्वारा। ठीक, 1843 से 44 में ही देशी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना प्रस्तुत की गई। अब लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848, तो इसके कार्यकाल में जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845-46 में लड़ा गया एवं लाहौर की संधि 1846 में हुई। और दूसरा क्या हुआ इसके कार्यकाल में, खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नरबल प्रथा पर रोक लगी। अब आ जाइए लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में क्या हुआ, कार्यकाल कब से कब तक है, ये 1848 से 1856 तक है। तो इसके कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 49 के बीच लड़ा गया, और पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849 में हुआ। फिर द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो 1851 से 52 के मध्य लड़ा गया, तथा लोअर वर्मा तथा पेगू का अधिग्रहण जो 1852 में हुआ। अब चार्ल्स फुड की शिक्षा नीति भी 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आई। व्यपगत सिद्धांत लागू हुआ। इसके अंतर्गत 1848 में, जैतपुर व संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, तथा अवध जो है 1856 में जो है कंपनी के साम्राज्य में विलय कर दिया गया। अब 1855 में करौली का भी विलय किया गया, किंतु इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, अर्थात इसे वापस लौटाना पड़ा। अब अवध का विलय आउटरम रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर कर दिया गया। 1853 में बंबई एवं थाने के बीच प्रथम रेल चली इसी के कार्यकाल में। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित हुआ। फिर भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा जो है इसी के कार्यकाल में तैयार किया गया। और क्या हुआ है, तो सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा पीडब्ल्यूडी की भी स्थापना की गई और इसी के तहत गंग नहर का निर्माण हुआ तथा पंजाब में बारी दोआब में 2 नहरों का निर्माण हुआ। बंगाल के लिए इसने उप गवर्नर का पद सृजित किया तथा जो प्रदेश नए नए अधिग्रहित किए गए थे उन्हें प्रत्यक्ष शासन में ले लिया। इसे नॉन रेगुलेशन सिस्टम कहा गया। 1854 में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने मैकाले की टॉपकन पद्धति को त्याग दिया और प्रारंभिक शिक्षा देसी भाषा में देने की अनुशंसा के साथ ही स्त्री शिक्षा तथा निजी क्षेत्रों को भी शिक्षा में निवेश की अनुशंसा की। अब डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया और वहां एक सैन्य मुख्यालय भी गठित किया। डलहौजी को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग कर एक नया विभाग बना दिया। अब लॉर्ड कैनिंग, इसका कार्यकाल 1856 से 1857 तक रहा है। तो 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालयों की जो है स्थापना की गई।
भारत का ये अंतिम गवर्नर जनरल था। 1857 का विद्रोह जो है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। अब इसके बाद से भारत के वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862, तो भारत का ये प्रथम वायसराय भी था। 1858 के भारत शासन अधिनियम कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में था। जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू किया गया, ईश्वरचंद विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। अब सितंबर 1859 में नील विद्रोह जो है किया गया, इसी के समय हुआ। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह भी इसी के कार्यकाल में हुआ, जो 1859 में हुआ। नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण भी जो है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भी जो है इसी के कार्यकाल में पारित हुआ। 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ तथा संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई। भारत में पहली बार आयकर लगाया गया, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। अब लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863, तो बहावी आंदोलन का दमन जो है लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने किया था। अब लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869, तो भूटान का युद्ध जो है 1865 में इसी के कार्यकाल में हुआ। इसी के समय उड़ीसा में सन 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा। कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। 1865 में बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हुई। अब लॉर्ड मेयो 1869 से 1872, तो भारतीय युवराजों के अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की गई। कृषि विभाग की स्थापना की गई। 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया। पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई। अब लॉर्ड नॉर्थब्रुक, तो 1872 से 1876, तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के ही समय में हुई, जो 1875 से 76 के मध्य में यात्रा हुई थी। अलीगढ़ में सैयद अहमद खां द्वारा मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को प्रोत्साहित किया गया। 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह का इसने दमन किया। अब लॉर्ड लिटिन 1876 से 1880, तो लिटन जो है व्याख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था तथा साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ नाम से जाना जाता था। 1876-78 में भयंकर दुर्भिक्ष यानी अकाल, जिसमें मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुए। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 जो है लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल में पारित हुआ। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन, जो 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित कर देशी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित करके शस्त्र रखने एवं इसकी व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो 1878-80 में हुआ, इसी के कार्यकाल में हुआ लॉर्ड लिटिन के। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। अब लॉर्ड रिपन 1880 से 1884, भारत में सुशासन का जनक, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय था। अफगानिस्तान की संधि 1881 में इसी के कार्यकाल में हुई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है रद्द भी इसी के कार्यकाल में हुआ 1882 में। श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया। मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी हुई इसी कार्यकाल में 1881 में। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण हुआ। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव जो है पारित हुए 1882 में। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की नियुक्ति हुई 1882 में, जिसे 1854 के बाद देश में शिक्षा की दिशा में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर किए गए सुधार व प्रयासों की समीक्षा करनी थी। इल्बर्ट बिल विवाद जो है इसी के कार्यकाल में हुआ, जो 1883-84 में हुआ था।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। अब लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक रहा है। तो इसके कार्यकाल में क्या हुआ है, तो तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध तथा वर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई, वो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही हुई है। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 पारित हुआ। नागरिक सेवा के विकास के लिए एचसन आयोग भारत आया। अब लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। तो दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 जो है लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में पारित हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अस्तित्व में आया, वो लॉर्ड लैंसडाउन के उसमें। डूरंड आयोग की स्थापना हुई, जो भारत पाक अफगानिस्तान की सीमा निर्धारण है, तो वो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। 1891 में सम्मत आयु विवाह अधिनियम पारित हुआ। फिर 1893 में अफीम आयोग का गठन हुआ। अब लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1898 तो इसने घोषणा की कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, अकाल की जांच के लिए लायल आयोग का गठन, 1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए वेल्वी आयोग का गठन। फिर लॉर्ड कर्जन 1899 में 1899 से 1905। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय था ये। रोनाल्डसे ने कर्जन की जीवनी लिखी। ठीक, कर्जन के कार्यों को आधार बताते हुए गोखले ने इनको आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा। केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत हुई इसी कार्यकाल में। 1899 में भारतीय टंकण व पत्र मुद्रा अधिनियम के द्वारा पाउंड को भारत में मान्य घोषित किया। उस समय 1 पाउंड 15 रुपए के बराबर था। 1900 में पंजाब भूमि अन्याक्रमण एक्ट पारित किया, जिसने किसानों की भूमि गैर कृषकों के पास न जाए। 1901 में भारत में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना की गई। 1903 में पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। कर्जन 1903 में फारस गया और फारस अफगान झगड़े को सुलझाने के लिए मैकमोहन को नियुक्त किया। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पारित कर सरकारी नियंत्रण को और बढ़ा दिया। पुलिस प्रशासन के सुधार हेतु एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना तथा विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम पारित। अब मानक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया। उद्योग व वाणिज्य विभाग की स्थापना। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 आया इसी कार्यकाल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन हुआ। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन 1903 से 4 के बीच चला। 1905 का बंगाल विभाजन हुआ। मुख्य सेनापति किचनर से विवाद के कारण कर्जन ने अगस्त 1905 में त्यागपत्र दे दिया। कर्जन ऐसा वायसराय था जो अत्यधिक केंद्रीकरण व निरंकुश शासन का हिमायती था। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए उसने कहा कि पूर्व तक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी डिग्री नहीं मिलती, कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी डिग्री नहीं मिलती। कलकत्ता नगर पालिका की स्थिति पर व्यंग करते हुए इसने कहा कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा। कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा कि कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। अब लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। तो बंग भंग विरोधी तथा स्वदेशी आंदोलन दबाने का प्रयास किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की। खुदीराम बोस को फांसी, बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष का कारावास 1908 में दिया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अथवा पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 पारित, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। फिर 1908 का समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ। वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य एसपी सिन्हा की नियुक्ति हुई। अब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से
1916। तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ। भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन। 1912 में एस्लिंगटन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने नागरिक सेवाओं में 25% भारतीयों की नियुक्ति की बात कही। 1913 में शिक्षा संकल्प प्रस्ताव लाया गया, जिसके तहत सरकार ने भारत में अशिक्षा को समाप्त करने का दायित्व लिया। 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। मदन मोहन मालवीय द्वारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। अब साहब लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917। चंपारण आंदोलन 1917। अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणाएं 1917। भारत शासन अधिनियम 1919। रोलेट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ। पूना में डी.के. कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916। सैंडलर कमीशन की नियुक्ति 1917, जिसमें 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी व जियाउद्दीन अहमद थे। एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। बाल गंगाधर की तिलक 1 अगस्त 1920। ये सब काम जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुए। फिर लॉर्ड रीडिंग, तो 1921 से 1926 तक। तो चोरी चौरा प्रकरण 5 फरवरी 1922 के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। एकमात्र ये यहूदी वायसराय था। केरल का मोपला विद्रोह 1921 में इसी के कार्यकाल में हुआ। 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रोलेट एक्ट की वापसी। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन। काकोरी ट्रेन डकैती 1925। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926। सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। आईसीएस की परीक्षा दिल्ली व लंदन में एक साथ कराने का निर्णय 1923। अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट। एकवर्त समिति का गठन किया गया और इसकी अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। पहला पृथक रेल बजट 1924 से 25 में प्रस्तुत किया गया। सैन्य सुधारों के लिए सैंडहर्स्ट की अध्यक्षता में समिति गठित हुई। इसमें मोतीलाल नेहरू भारतीय सदस्य बने। 1924 में ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार किए गए संविधिक लोक सेवा आयोग की स्थापना बिना किसी देरी के की जाए। अब लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में, जिसका भारतीयों द्वारा तीव्र विरोध किया गया। कांग्रेस के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति 1928। देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति 1927। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929। लाहौर षड्यंत्र केस तथा लंबे उपवास के कारण जतिन दास की मृत्यु 1929। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित 1929 में। कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन का गठन तथा इसकी अनुशंसा पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 की स्थापना। फिर 1926 में प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित, जिसमें हड़ताल को वैध माना गया। फिर 1930 में शारदा अधिनियम लागू हुआ। विवाह की उम्र इसमें लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष की गई। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ व दांडी यात्रा प्रारंभ 1930 में। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार 1930 में। फिर गांधी इरविन समझौता 1931 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित और कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय। ये सब लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुए। अब इसके बाद आ जाता है लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। तो इसके कार्यकाल में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, जिसमें कांग्रेस ने गांधी को एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर भाग लिया। 1932 में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना देहरादून में। 1932 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा।
फिर पूना पैक्ट 1932, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, फिर भारत शासन अधिनियम 1935, फिर 1935 के अधिनियम में वर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, फिर 1934 में आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। फिर आ जाइए लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944। तो प्रांतीय चुनाव 1936 से 37, कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में 6 में पूर्ण बहुमत से तथा 2 में समर्थन से अपनी सरकार बनाई। द्वितीय विश्व प्रारंभ हुआ 1939 में, कांग्रेस की प्रांतीय सरकार द्वारा त्यागपत्र 1939 में। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, पृथक पाकिस्तान की मांग 1940, सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन 1941, फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में। 8 अगस्त 1940 को वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया गया था। गांधी जी का पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 1940 में। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 1942 में। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया। अब लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 तक। तो श्री गोपालचारी द्वारा लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में क्या रहा है, तो श्री राजगोपालचारी द्वारा CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया। 1944 गांधी जिन्ना की वार्ता असफल रही 1944 में। वेवेल योजना व शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ 1946 में। मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस व AV अलेक्जेंडर थे। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया हुआ इसी कार्यकाल में। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना सितंबर 1946 में। इस सरकार के अध्यक्ष जो है वेवेल व उपाध्यक्ष नेहरू बने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। अब लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 से जून 1948 तक। तो इनके कार्यकाल में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। भारत विभाजन के संदर्भ में पहले बाल्कन प्लान पर को विचार दिया, किंतु इसे नहीं स्वीकारा गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित हुआ। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को। फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी की हत्या हुई। अब चक्रवर्ती राजगोपालचारी 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। तो ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये तो हो गए भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। और इसी के साथ जो है इतिहास जो है पूरा हो चुका है, आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन। ये पूरा जो है सिलेबस के हिसाब से रिवीजन इसका हो चुका है। अब जो है हम कल से शुरू करेंगे पॉलिटी। तो कल से पॉलिटी प्रारंभ करेंगे, तो यथासंभव उसका भी जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है रिवीजन पूरा किया जाएगा। और ये एक बार रिवीजन पूरा होने के बाद जो है NCERT जो है 6 से 12 तक की उसे जो है प्रारंभ करेंगे। और तो चलिए चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अधिक से अधिक रिवाइज करें ताकि आगामी परीक्षा में आपको सफलता अवश्य मिले। और जितना ये रिवीजन कराया गया है इसके अतिरिक्त सिलेबस में कहीं से कुछ नहीं पूछा जाने वाला, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। धन्यवाद।